औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने शुरू करना है ईएनजी 516 की मिड टर्म की सीरीज़। इस सीरीज़ को बनाने का मकसद ये है कि स्टूडेंट्स को काफ़ी सारी जो है वो प्रॉब्लम्स हो रही थी इस सब्जेक्ट को तैयार करने में। ये सब्जेक्ट भी थोड़ा सा मुश्किल है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को जो है वो कंप्लीट डिटेल के साथ ये लेक्चर समझाऊँ, ताकि जो है आप लोगों के तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँ और आपको समझने में आसानी हो जाए। आपको बहुत सारे एमसीक्यूज़ और सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मिल जाते होंगे, लेकिन लेक्चर की जो है वो एक्सप्लेनेशन, उसको कम्प्लीटली रीड करना, उसको समझना जो है वो भी बहुत ज़रूरी होते हैं। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी आपको जो है अच्छे से समझा सकूँ। लेसन 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास है एसेंशियल्स ऑफ बिजनेस इंग्लिश एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, जिसमें हमारे पास फर्स्ट टॉपिक आता है व्हाट इज़ बिजनेस कम्युनिकेशन। मतलब ये हमारे पास जो है डेफिनेशन भी आ सकती है एग्जाम में, और आपके पास जो है वो क्वेश्चन भी आ सकते हैं, एमसीक्यूज़ के हवाले से भी आ सकते हैं। द कम्युनिकेशन विच टेक प्लेस एट द वर्क प्लेस, इन एजुकेशनल सेटिंग, कॉर्पोरेट ऑफिस और इन अ गवर्नमेंट जॉब इज कॉल्ड बिजनेस कम्युनिकेशन। इट इज़ बेसिकली कैरिड आउट इन द इंग्लिश लैंग्वेज। पहले हम लोग देखते हैं कि बिज़नेस कम्युनिकेशन हमारे पास क्या होता है। बिज़नेस कम्युनिकेशन वो बातचीत है जो हम वर्क प्लेस यानी स्कूल, कॉलेज, ऑफिस या कॉर्पोरेट ऑफिस या हम लोग गवर्नमेंट जॉब में जो है वो करते हैं। यानी हम जो है वो ऑफिशियल तरीके से बात करते हैं, ये लिखते हैं, ताकि अपना मैसेज जो है वो दूसरों तक जो है वो सही पहुंचा सके। तो इसे जो है हम लोग बिज़नेस कम्युनिकेशन कहते हैं। अक्सर ये हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में होती है, क्योंकि दुनिया भर में जो है वो ऑफिसेज़ और कंपनीज़ में ज़्यादातर जो है वो इंग्लिश यूज़ होती है। इस सब्जेक्ट को जो है वो अलग-अलग नेम से भी पढ़ाया जाता है। नेम्स हमारे पास कौन से हैं? बिज़नेस कम्युनिकेशन है, बिज़नेस इंग्लिश हो गई, ठीक है, बिज़नेस कम्युनिकेशन वर्क प्लेस हो गया। और हम इस कोर्स में जो है वो बिज़नेस इंग्लिश और बिज़नेस कम्युनिकेशन को एक ही मतलब में यूज़ करेंगे। मतलब ये दोनों वर्ड्स जो हैं हमारे इसमें इस्तेमाल हो गए, लेकिन मीनिंग उसका एक ही होगा। मैं एग्जांपल दूँ कि अगर जो है वो आप अपने दोस्त को जो है व्हाट्सएप पर कैजुअल बात करते हैं तो वो नॉर्मल कम्युनिकेशन है, लेकिन अगर आप टीचर को जो है वो फॉर्मल एप्लीकेशन लिखते हैं या ऑफिस में ईमेल भेजते हैं तो वो हमारे पास बिजनेस कम्युनिकेशन होती है। उसके बाद अगला पैराग्राफ देखें, कम्युनिकेशन टेक्स एन इम्पॉर्टेंट प्लेस। अच्छा, इस पैराग्राफ में हमें क्या बता रहे हैं कि आज के जो हमारे पास मॉडर्न वर्क प्लेस है, यानी कि जदीद काम की जगहों में जो है वो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। हर बिजनेस कंपनी या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जो है वो दो तरह की कम्युनिकेशन करनी पड़ती है। पहले हमारे पास होता है इंटरनल कम्युनिकेशन, फिर हमारे पास होता है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन जो ऑफिस के अंदर या स्टाफ या कॉलीग्स के साथ हो। एक्सटर्नल होती है जो बाहर वालों से हो, जैसे हमारे पास कस्टमर्स या दूसरे कंपनी से। क्योंकि आज का दौर जो है वो ग्लोबलाइजेशन यानी कि दुनिया भर का आपस में जुड़ जाना, इस तरह का दौर है। इसलिए जो है वो कंपनीज को इंटरनेशनली भी कम्युनिकेट करना पड़ता है, ख़ास तौर पर जो है MNCs यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज और TNCs के साथ। अच्छा, इस कंपनी कम्युनिकेशंस के पर्पस जो है वो मुख्तलिफ हो सकते हैं, जैसे हमारे पास सेलिंग यानी कि चीज़ बेचना, परसुएडिंग यानी कि किसी को कायल करना, नेगोटिएटिंग यानी कि बातचीत या सौदा करना, ठीक है, इन्फॉर्मिंग क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन देना, प्रेजेंटिंग क्या होता है कि प्रेजेंटेशन देना। इसलिए आज के ज़माने में जो है वो एक सक्सेसफुल बिजनेस तभी कामयाब होता है जब उसके पास जो है वो ऐसे लोगों को जो हमारे पास एक गुड कम्युनिकेटर हो, यानी अच्छी तरह बात समझा सके और दूसरे से जो है वो समझ सके। इस वजह से जो पिछले 30 से 20 सालों में जो है वो बिज़नेस से इंग्लिश सिखाने पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाने लगी है। अब तो ज़्यादातर जो हमारे पास स्टूडेंट्स जो इंजीनियर्स हैं या कॉमर्स, IT, फाइनेंस, ट्रेड, बिज़नेस या मेडिसिन्स पढ़ते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ जो है वो बिज़नेस इंग्लिश कम्युनिकेशन कोर्सेज़ लाज़मी लेने पड़ते हैं। लफ्ज़ हमारे पास बिज़नेस इंग्लिश और कम्युनिकेशन इसलिए यूज़ होता है ताकि जो है वो उसमें वो तमाम लोग आ जाएँ जो हमारे पास इन सर्विस प्रोफेशनल पीपल हैं या प्री सर्विस पे स्टूडेंट्स हैं। अब इन सर्विस प्रोफेशनल पीपल यानी जो पहले ही जॉब कर रहे हैं, और प्री सर्विस स्टूडेंट क्या है यानी जो अभी पढ़ रहे हैं और आगे जो है वो बिज़नेस करियर बनाना चाहते हैं। उसके बाद अगले पैराग्राफ पे चलते हैं, तो यहाँ पे देखें कि बिज़नेस कम्युनिकेशन हैज़ बीन सीन इन ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट ऑफ ESP। इसमें क्या कह रहे हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन को जो है हम लोग ESP यानी कि इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस के अंदर जो है समझते हैं। मतलब ये है कि इंग्लिश का वो हिस्सा है जो खास मकसद यानी कि स्पेशल पर्पस के लिए पढ़ाए जाते हैं। पिछले 20 से जो है वो 30 सालों में ये ESP का सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ जो है वो ग्रोथ एरिया है, क्योंकि लोग इसके जो है वो इम्पोर्टेंस को ज़्यादा समझने लगते हैं। बिजनेस से इंग्लिश और ESP में कुछ कॉमन एलिमेंट्स है, जैसे हमारे पास नीड एनालिसिस हो गया, ठीक है, यानी कि स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल को किस चीज़ की ज़रूरत है ये हमारे पास देखना है। उसके बाद क्या सिलेबस डिज़ाइन क्या होता है कि कोर्स का आउटलेट या हमारे पास कोई खाका बनाना है। उसके बाद कोर्स डिज़ाइन क्या होती है, पूरी पढ़ाई का स्ट्रक्चर बनाना है। उसके बाद डेवलपमेंट या मटेरियल सिलेक्शन, कौन सी जो है वो किताबें, नोट्स या रिसोर्सेज जो इस्तेमाल होंगे।
इस तरह जो है वो हमारे पास बिज़नेस कम्युनिकेशन या बिज़नेस बिज़नेस इंग्लिश जो है वो आज ईएलटी यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग और ईएसपी का बहुत जो है इम्पोर्टेंट और रैपिडली ग्रोइंग तेज़ी से बढ़ता हुआ जो वो फील्ड बन गया है। बिज़नेस इंग्लिश ने जो है वो 1970s के आखिर में एक हमारे पास प्रॉपर कोर्स प्रोग्राम की शक्ल इख्तियार की है। इसकी डेवलपमेंट में 2 तरह की जो है वो फोर्सेस काम करती हैं। पहले क्या ईएलटी फोर्स यानी कि हमारे पास क्या है इंग्लिश पढ़ाने के तरीके या मेथड। नॉन ईएलटी फोर्स क्या होता है कि यानी हमारे पास बिज़नेस मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्टडीज़ वगैरह से जो है वो आईबीआरडीएस। इसकी कोर्सेज़ में 3 चीज़ें कंबाइन होती हैं, इंग्लिश, बिज़नेस, टीचिंग मेथड। इसलिए जो है वो इस फ़ील्ड को ईएलटी यानी कि हमारे पास मेथोडोलॉजीज़, मैनेजमेंट सब्जेक्ट और कम्युनिकेशन स्टडीज़ ने जो है मिलकर डेवलप किया है। उसके बाद हम अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। यहाँ 2 कंपोनेंट्स का ज़िक्र किया गया है। बिज़नेस कम्युनिकेशन के जो है वो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहले हमारे पास लैंग्वेज नॉलेज है। इसमें जो है वो फॉर्मल एस्पेक्ट से सीखते हैं, जैसे हमारे पास ग्रामर, वोकैबुलरी, साउंड सिस्टम्स। ये हिस्सा जो हमें ये सिखाता है कि ज़बान के बारे में अहम क्या जानते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है कि कम्युनिकेशन स्किल्स है। इसमें जो है वह अपनी लैंग्वेज नॉलेज को यूज़ करते हैं ताकि दूसरों के मैसेज से दूसरों को जो है वह मैसेज पहुँचाया जा सके। ये मुख्तलिफ चैनल्स के ज़रिए हो सकते हैं। ओरल चैनल क्या होता है कि जैसे हमारे पास टेलीफोनिंग, मीटिंग, प्रेजेंटेशंस। उसके बाद रिटन चैनल्स क्या होते हैं कि जैसे रिपोर्ट्स, लेटर्स वगैरह। ये हिस्सा हमें ये सिखाता है कि जो ज़बान का इल्म हमने सीखा है उसे कैसे इस्तेमाल करें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगला पैराग्राफ आता है द डिस्टिंक्शन बिटवीन। डिस्टिंक्शंस को देखें तो यहाँ पे पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि जनरल इंग्लिश और बिज़नेस इंग्लिश में फ़र्क ज़्यादा जो है वो क्लियर नहीं है। दोनों का मेन ऑब्जेक्टिव्स एक ही है, यानी कि स्टूडेंट्स की एक्यूरेसी। सही तरीके से कैसे लिखना है, ये हमारे पास एक्यूरेसी होती है। उसके बाद फ्लुएंसी यानी कि रवानी क्या है, इफेक्टिवनेस क्या है कि असरदार कम्युनिकेशन को बेहतर बनाना। फ़र्क कहाँ पे होते हैं हमारे पास जनरल इंग्लिश में और बिज़नेस इंग्लिश में। अच्छा, हम देखें तो जनरल इंग्लिश इसमें जो है वो बेसिक्स सीखते हैं, जैसे ग्रामर, कंपोजिशंस, ठीक है, वोकैबुलरी। और बिज़नेस इंग्लिश ये हमारे पास जनरल इंग्लिश पे बिल्ड करता है, फ़ोकस होता है बिज़नेस सिचुएशन पर जहाँ ज़रूरी है। उसके बाद क्या है कि क्लैरिटी होती है, लॉजिक्स होते हैं, ठीक है, उस प्रेजेंटेशन स्टाइल यानी प्रोफेशनल अंदाज में जो है वो पेश करना। उसके बाद में बस बिज़नेस कम्युनिकेशन कोर्सेज़ की ख़ास बात क्या है कि प्रोफेशनल कंटेंट होते हैं, मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं, कल्चरल अवेयरनेस होते हैं। क्या प्रोफेशनल कंटेंट क्या चाहिए, यानी कारोबारी मौज़ूआत। उसके बाद मैनेजमेंट स्किल्स यानी कि इंतज़ामी जो हमारे पास स्किल्स होती है। कल्चरल क्या होती है, दूसरे कल्चर्स को समझने की सलाहियत। उसके बाद प्री रिक्विसाइट्स क्या है कि बिज़नेस इंग्लिश सीखने के लिए जो है वो जनरल इंग्लिश का थोड़ा-सा नॉलेज ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो है वो फ्लुएंट इंग्लिश आना लाज़मी है। मार्केट में जो है वो एक ऐसे बिज़नेस इंग्लिश कोर्स बुक हैं जो हमारे पास डिफरेंट लेवल्स के लर्नर्स के लिए बनाई गई हैं। मेथोडोलॉजी फ़र्क क्यों ज़रूरी है? मेथोडोलॉजी के लिए जो है वो क बिज़नेस कम्युनिकेशन में एक ख़ास जो है वो कॉर्पस यानी कि अल्फ़ाज़ और फ्रेज़ेस का ज़ख़ीरा होता है। एक पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट यानी कि बिज़नेस वाला माहौल होता है, और एक हमारे पास जो है वो स्पेसिफ़िक कम्युनिकेशन स्टाइल होते हैं। इसलिए जो है वो इसकी टीचिंग मेथोडोलॉजी भी जो है जनरल इंग्लिश से मुख्तलिफ होती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक देखें तो हमारे पास आता है ओरिजिन ऑफ बिज़नेस कम्युनिकेशन। इसमें देखें तो यहाँ पे क्या है कि बिज़नेस कम्युनिकेशन की टीचिंग जो हमारे पास एक प्रॉपर प्लान मूवमेंट नहीं थी, बल्कि ये आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो ट्रेंड के मिलने से बनी। अब ट्रेंड्स क्या है कि हमारे पास पहले क्या था, पोस्ट वर्ल्ड वार 2 यहाँ पे जो हमारे पास 1945 के बाद हुआ। इसमें क्या है कि कॉमर्स है यानी कि कारोबार हो गया, टेक्नोलॉजी होगी, इन दोनों ने जो है वो डिमांड पैदा की कि एक ऐसी जो है यूनिफाइड लैंग्वेज हो जिसे सब जो है यूज़ कर सकें। मुख्तलिफ रीज़न्स की वजह से जो है वो ख़ास तौर पर यूएसए की पावर की वजह से जो है ये इंग्लिश रोल ने जो है वो हासिल कर लिया। उसके बाद है कि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज जो है वो बन गई। नॉन नेटिव वर्कर्स और स्टूडेंट्स को फिर इंग्लिश सीखनी पड़ी ताकि जो है वो ये फंक्शनल यानी कि पार्टिकुलर लाइफ और एकेडमिक यानी कि तालीमी लाइफ भी यूज़ कर सकें। उसके बाद हम लोग नंबर बी पॉइंट देखें तो ऑयल क्राइसिस 1970s में क्या है कि 1970 में ऑयल क्राइसिस आया, जिसमें जो है वो ऑयल रिच कंट्रीज़ यानी कि तेल वाली जो हमारे पास रिच कंट्रीज़ थी, उनके पास बहुत ज़्यादा जो है फंड्स आ गए। इन मुल्कों में जो है वेस्टर्न एक्सपर्टीज़ भी बड़ी तादाद में आने लगी। इसके साथ ही जो हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज बिग बिज़नेस बन गई। कॉमर्शियल प्रेशर्स ने जो है वो इंग्लिश टीचिंग प्रोफेशनल पर असर डाला। फिर क्या है कि डिमांड बढ़ी कि ऐसे जो है वो कोस्ट इफेक्टिव कोर्सेज़ बनाए जाएँ जो जल्दी और सस्ते तरीके से जो है वो इंग्लिश सिखा सकें। फिर आगे हमारे पास नंबर 2 पॉइंट क्या आता है, यहाँ पे अब क्या है कि रेवोल्यूशन इन लिंग्विस्टिक यानी कि पुराने ज़माने में इंग्लिश खाने का तरीका ये था कि सिर्फ जो है वो फॉर्मल एस्पेक्ट्स यानी ग्रामर और रूल्स पर जोर दिया जाता था। लेकिन फिर भी जो है वो न्यू स्टूडेंट्स आए जिन्होंने जो है वो फ़ोकस बदला, और अब मकसद सिर्फ जो है वो रूल्स याद करना नहीं रहा, बल्कि जो है वो ये देखना था कि मतलब ज़बान की जो असल यानी कि जो एक्चुअल लाइफ में जो है वो कैसे यूज़ होती है। इसलिए जो है वो टेलर्ड कोर्सेज़ से शुरू हुए जो हमारे पास रियल कम्युनिकेशन पर जो है वो ज़ोर देते थे।
इस तब्दीली से हमारे पास क्या अवेयरनेस आई, इसमें क्या है कि रिटन वर्सेस स्पोकन इंग्लिश, यानी कि हमारे पास लिखने की ज़बान और बोलने की ज़बान में फ़र्क है। उसके बाद लैंग्वेज ऑफ कॉमर्स वर्सेस इंजीनियरिंग, यहाँ पे बिजनेस कॉमर्स की ज़बान अलग होती है और इंजीनियरिंग की ज़बान अलग होती है। डिफरेंट ग्रुप डिफरेंट नीड्स क्या हैं कि हर ग्रुप की लैंग्वेज एनालिसिस लैंग्वेज नीड्स जो है मुख्तलिफ हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स को जो मेडिकल इंग्लिश चाहिए, बिजनेस वालों को जो बिजनेस इंग्लिश चाहिए। नंबर 4 क्या है कि लैंग्वेज वेरीज बाय सिचुएशन। अब इसमें देखें तो हर सिचुएशन में जो है वह लैंग्वेज बदलती है, इसलिए जब मुमकिन है कि हम किसी सिचुएशन के ख़ास फीचर्स को जो है पहचानें और फिर उन्हीं को जो है वो लैंग्वेज के कोर्स की बुनियाद बनाएं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखें तो इसमें हमारे पास पॉइंट 3 आता है। पॉइंट 3 में देखें तो पहले हमें कह रहे हैं कि हमारे पास एजुकेशनल साइकोलॉजी ने भी जो है वो ईएसपी के राइज में बड़ा किरदार अदा किया है। इसने जो है वो फोकस ज़बान पर नहीं बल्कि लर्नर्स पर रखा है, यानी कि सीखने वालों पर जो है वो अपना फोकस रखे हैं। मेन पॉइंट्स क्या है कि लर्नर्स को जो है वो डिफरेंट नीड्स और डिफरेंट इंटरेस्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक डॉक्टर को मेडिकल इंग्लिश चाहिए, एक इंजीनियर को जो है वो टेक्निकल इंग्लिश चाहिए और एक बिजनेसमैन को जो है वो बिजनेस इंग्लिश चाहिए। ये नीड्स और इंटरेस्ट जो है वो मतलब लर्नर इंटरेस्ट की जो मोटिवेशन और लर्निंग इफेक्टिवनेस पर जो है वो असर डालती है। इसलिए ऐसे हमारे पास कोर्स डेवलप किए गए हैं जो लर्नर्स की जो है वो नीड्स और डिमांड के मुताबिक हों। बुनियादी जो हमारे पास एजप्शंस ये था कि अगर जो है वो इंग्लिश कोर्स लर्नर के लिए जो है वो रेलिवेंट है, यानी उनकी ज़रूरत के मुताबिक होगा, तो उसकी जो है मोटिवेशन बढ़ेगी और वो ज़्यादा जल्दी और बेहतर तरीके से जो है वो सीखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ देखें तो स्कोप ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। स्कोप ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन का पहला पैराग्राफ क्या है कि जनरल इंग्लिश और बिजनेस इंग्लिश दोनों में जो है वो ज़बान का इल्म, यानी कि लैंग्वेज लैंग्वेज नॉलेज और बातचीत की जो है वो स्किल्स जो होती हैं वो सिखाई जाती हैं। लेकिन बिजनेस इंग्लिश का जो कॉन्टेक्स्ट अलग है, ये हमारे पास प्रोफेशनल कॉन्टेक्ट और स्पेशलिस्ट कम्युनिकेशन पर जो है फोकस करता है। फ़र्क कहाँ पे है कि हमारे पास जनरल इंग्लिश ट्रेनर जो होते हैं, यानी कि ज़्यादा जोर देता है कि लैंग्वेज के फॉर्मल एस्पेक्ट्स पर जो है वो वोकैबुलरी और ग्रामर वगैरह पर जो है वो ज़्यादा जोर देता है। इसी तरह कम्युनिकेशन ज़्यादातर जो है वो सोशल डिस्कशन और जनरल लिस्टिंग में यूज़ होती है। और नंबर 2 क्या है कि बिजनेस इंग्लिश ट्रेनर क्या होता है कि वो लैंग्वेज को सिखाता है जो लर्नर्स के प्रोफेशनल बैकग्राउंड से जो है वो रिलेट हो। फॉर एग्जांपल डॉक्टर को मेडिकल इंग्लिश, इंजीनियर को टेक्निकल इंग्लिश, बिजनेसमैन को बिजनेस इंग्लिश। कम्युनिकेशन ज़्यादातर जो है वो प्रोफेशनल वर्ड में जो है वो प्रैक्टिस करवाता है। जैसे हमारे पास क्या है कि प्रेजेंटेशन, मीटिंग, टेलीफोनिंग। उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट पैराग्राफ है प्रोफेशनल कंटेंट प्रोवाइड अ थीम और सेटिंग। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि प्रोफेशनल कंटेंट होते हैं, यानी कि बिजनेस इंग्लिश की टीचिंग हमेशा किसी थीम या सेटिंग पर होती है जो हमारे पास प्रोफेशनल फंक्शन से रिलेट हो। जैसे हमारे पास मार्केटिंग होगी, फाइनेंशियल डीलिंग होगी। मकसद ये नहीं कि हमारे पास लर्नर्स को जो है मार्केटिंग या फाइनेंस पढ़ाया जाए, वो मैनेजमेंट का काम है, बल्कि ये है कि उन्हें जो है वो थीम्स के ज़रिए लर्नर्स की लैंग्वेज नॉलेज या कम्युनिकेशन स्किल्स को जो है वो डेवलप किया जाए। उसके बाद मैनेजमेंट स्किल्स क्या है कि मैनेजमेंट के हमारे पास 4 हिस्से होते हैं। प्लानिंग होता है, लीडिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है और कंट्रोलिंग होते हैं। इनके साथ-साथ जो है वो लीडरशिप और टीम बिल्डिंग जो है वो भी बहुत ज़रूरी होता है। टीम बिल्डिंग क्या होता है? टीम बनाने और साथ चलने की जो स्किल होती है, यानी कि जो सलाहियत होती है, वो हमारे पास बहुत ज़रूरी होती है और ये सब जो है वो तभी पॉसिबल है जब इंसान के पास जो है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स हों। उसके बाद में बस कल्चरल अवेयरनेस का ज़िक्र किया गया है। कल्चरल जो है बस एक ग्रुप या इदारे के जो शेयर्ड वैल्यूज़, यानी कि वो किरदार या असूल जो सब मानते हैं। ये कल्चर जो है वो 3 लेवल्स पर देखा जाता है, जैसे कंपनी हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, टीम हो गया। टीम जो होते हैं वो शेयर्ड वैल्यूज़ के मेंबर में जो है वो टुगेदरनेस, यानी कि एक दूसरे के साथ जुड़ने का एहसास जो है वो पैदा करते हैं। इससे जो है परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। किसी कंपनी में जो है वो कल्चरल अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए सबसे अहम चीज़ क्या है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है। उसके बाद अगला हमारे पास है कि छोटा सा पैराग्राफ लास्ट में दिया हुआ है, द लेजिटिमेट स्कोप ऑफ द बिजनेस इंग्लिश टीचर। अच्छा, इसमें हमें क्या बताया जा रहा है? इस पैराग्राफ में कह रहे हैं कि यानी जो बिजनेस इंग्लिश टीचर्स का असल काम या दायरा कार हमारे पास ये है कि वो ऐसे कोर्सेज बनाए और पढ़ाएं जिनका मकसद ये हो कि लर्नर्स में जो है वो लैंग्वेज नॉलेज बढ़ जाए, ठीक है, यानी कि ग्रामर, वोकैबुलरी, साउंड सिस्टम्स वगैरह। उसके बाद क्या है कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बेहतर हो जाएं, जैसे हमारे पास प्रेजेंटेशन, मीटिंग, टेलीफोनिंग, राइटिंग रिपोर्ट्स वगैरह। नंबर 3 आता है मैनेजमेंट स्किल्स जो है वो डेवलप हों, जैसे हमारे पास प्लानिंग, लीडिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, लीडरशिप, फील्ड टीम बिल्डिंग वगैरह होती हैं। कल्चरल अवेयरनेस आए, ठीक है, मुख्तलिफ कल्चर्स को समझना और एक साथ काम करने की सलाहियत पैदा हो। प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि इंग्लिश यूज़ करना सीखें, यानी इंजीनियरिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग या बिजनेस वगैरह सिचुएशन में जो है उसको यूज़ करना सीखें। उसके बाद हमारे पास टॉपिक 4 आता है डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय वैरायटी ऑफ द डिसिप्लिन लिंग्विस्टिक, जनरल लैंग्वेज, ई लर्निंग एंड टीचिंग एंड मैनेजमेंट।
ट्रेनिंग। इसमें देखिए तो बस कम्युनिकेशन पे जो है वो कई सब्जेक्ट ने ऐसा डाला है, जैसे मेरे पास लिंग्विस्टिक्स हो गया, जैसे जनरल लैंग्वेज टीचिंग हो गई, ये ई लर्निंग एंड टीचिंग होगी, मैनेजमेंट ट्रेनिंग होगी। ये एस पी क्या होता है कि इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पज़ की जो डेवलपमेंट पे एक बहुत अहम एरिया था। ई एस टी, इंग्लिश फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ई एस पी की डेवलपमेंट जो है वो 1960 के बाद जो है वो ई एस पी की ग्रोथ शुरू हुई, और ये 5 जो है वो फेजेस में डेवलप हुई, जिसमें सबसे पहले फेज़ 1 आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल लैंग्वेज। इसमें अब क्या बताया जा रहा है कि 1960 और 1970 में जो है वो रिसर्चर्स ने ये सोचा कि हर फील्ड, फॉर एग्जांपल कि जैसे मेडिकल साइंस या लॉ वगैरह की जो है वो अपनी एक स्पेशल लैंग्वेज होती है, जिसे हम लोग रजिस्टर कहते हैं। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है वो साइंस के रजिस्टर को स्टडी किया, ताकि ये पता चले कि इसमें जो है वो कौन-सी ग्रामर और लेक्सिकल फीचर यानी कि वर्ड ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। मकसद ये था कि जो हमारे पास जो है वो इंग्लिश सिलेबस बनाया जाए वो बिल्कुल रेलेवेंट हो स्टूडेंट की ज़रूरत के हिसाब से। यानी जो लैंग्वेज वो अपनी साइंस स्टडी में यूज़ करें वही जो है उन्हें सिखाई जाए। लेकिन जब उन्होंने जो है वो डिटेल में साइंस इंग्लिश को देखा तो पता चला कि उसमें जो है वो ज़्यादा फ़र्क नहीं है, यानी कि जनरल इंग्लिश जो है वो ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बस कुछ चीज़ों पर जो है वो ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है, जैसे हमारे पास सिंपल प्रेज़ेंट टेंस हो गया, ठीक है, पैसिव वॉइस हो गई या नॉमिनल कंपाउंड्स, इन पे जो है वो ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है। अच्छा, नॉमिनल कंपाउंड क्या होता है? यानी 2-3 जो है वो नाउन मिलाकर एक नया लफ्ज़ बनाना है, जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर साइकिल, तो ये हमारे पास क्या होता है कि नॉमिनल कंपाउंड्स होते हैं। तो आखिर में जो है वो कंक्लूजन ये निकला कि साइंस इंग्लिश में जो है वो कुछ फेवरेट फॉर्म्स हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे पास बिल्कुल नई हो और हमारे पास जो है वो जनरल इंग्लिश में ना मिलती हो। उसके बाद हम लोग फेज़ 2 की बात करेंगे, रोटोरिकल और डिस्कोर्स एनालिसिस। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि इस स्टेज में जो रिसर्चर सिर्फ सेंटेंस नहीं देखे, बल्कि ये देखा है कि सेंटेंस आपस में मिलकर एक पूरा जो है वो पैराग्राफ या टेक्स्ट यानी डिस्कोर्स जो है वो कैसे मीनिंग बनाते हैं। मकसद ये था कि टेक्स्ट के अंदर जो है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न है, यानी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न जो होते हैं, यानी इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन, कंक्लूजन वगैरह, उन्हें जो है वो पहचाना जाए। फिर ये देखा जाए कि वो हमारे पास जो है वो पैटर्न लैंग्वेज सिग्नल, फॉर एग्जांपल देयरफॉर, हाउएवर, फर्स्टली के ज़रिए जो है वो कैसे शो होते हैं, ताकि जो है हमें बस ईएसपी का जो है वो सिलेबस ऐसे बनाया जाए जो स्टूडेंट्स को सिखाए कि आइडिया को जो है वो टेक्स्ट में कैसे ऑर्गेनाइज करना है। उसके बाद नंबर 3 हमारे पास फेज़ 3 आता है। फेज़ 3 क्या एक टारगेट सिचुएशन एनालिसिस होती है। इस स्टेज में जो है वो रिसर्चर्स ने ये सोचा है कि हमारे पास लैंग्वेज को सिर्फ रैंडमली ना पढ़ाया जाए, बल्कि जो है वो साइंटिफिक तरीके से लर्नर्स की नीड के हिसाब से पढ़ाया जाए। पहले लर्नर्स की जो टारगेट सिचुएशन को एनालाइज किया गया, यानी वो इंग्लिश कहाँ और किस मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे, जैसे डॉक्टर के लिए जो है वो इंजीनियर, मेडिकल इंग्लिश के लिए जो है वो, जैसे डॉक्टर्स के लिए मेडिकल इंग्लिश, इंजीनियर्स के लिए टेक्निकल इंग्लिश वगैरह, मतलब कहाँ और किस मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे। फिर देखा गया है कि इस सिचुएशन में जो है वो कौन से हमारे पास ग्रामर, वोकैबुलरी, स्टाइल्स जो हैं वो, यानी लिंग्विस्टिक फीचर्स ज़रूरी हैं। मकसद ये था कि जो इंग्लिश पढ़ाई जाए वो बिल्कुल रेलिवेंट हो, स्टूडेंट फ्यूचर यूज़ के हिसाब से हो। उसके बाद हमारे पास 4 आता है फेज़ स्किल्स एंड स्ट्रेटजीज़। यहाँ रिसर्चर्स ने ये सोचा कि सिर्फ जो है वो लैंग्वेज फॉर्म पर नहीं, बल्कि थिंकिंग प्रोसेस पर भी फोकस होना चाहिए। मतलब ये है कि हर स्टूडेंट के अंदर कुछ कॉमन स्किल्स और स्ट्रेटजीज़ होती हैं, जैसे हमारे पास रीजनिंग होगी, ठीक है, उसके बाद इन्फेयरिंग होगी, इंटरप्रेटिंग हो गई, ये तमाम जो है वो कुछ स्ट्रेटजीज़ होती हैं। इन स्किल्स को डेवलप करने से वो नई लैंग्वेज को बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसको कहते हैं हम लोग स्किल सेंटर्ड अप्रोच। उसके बाद नंबर 5 हमारे पास आता है लर्नर सेंटर्ड अप्रोचेज़। इस आखिरी स्टेज में जो है फोकस ज़्यादा लर्नर्स पर किया गया। यहाँ एम्फेसाइज़ था जो हमारे पास कोर्स डिज़ाइन के सेंटर में जो है वो लर्नर्स और उसके नीड्स हों, ठीक है। यानी हमारे पास एजुकेशनल जो साइकोलॉजी है, एजुकेशन साइकोलॉजी क्या होती है कि ये बताती है कि लोग जो है वो कैसे सीखते हैं, ठीक है, एजुकेशन से। इनके न्यू आइडियाज़ ने ईएसपी को इन्फ्लुएंस किया। इसमें माना गया कि हर लर्नर जो है मुख्तलिफ है, इसकी अपनी जो है इंटरेस्ट, नीड्स और लर्निंग स्टाइल है। इसलिए जो है वो सिलेबस को लैंग्वेज सेंटर अप्रोच से जो है वो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच की तरफ ले जाया गया। उसके बाद आगे देखें, टॉपिक 5 हमारे पास आता है इंपॉर्टेंट टर्म्स इन बिजनेस कम्युनिकेशन एंड ईएसपी, ईएपी, ईओपी, ईएमपी, ईआरडब्ल्यू। इसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोग क्या है कि ईएसपी ट्री का जिक्र किया गया है। सोचें एक ट्री है हमारे पास, इस तरह की जो है वो रूट्स, और हमारे पास ट्रंक इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग है, यानी कि रूट्स क्या है, ईएलटी है। अब इस ट्री की जो है वो बड़ी ब्रांच में से एक है ईएसपी।
बड़ी ब्रांच कौन सी है? ईएसपी यानी इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस है। ईएसपी का मतलब है ऐसे इंग्लिश जो किसी हमारे पास स्पेशल पर्पस या स्पेशल फील्ड के लिए सिखाई जाए। इसलिए ईएसपी को जो है वो एक हमारे पास अम्ब्रेला टर्म कहा जाता है, यानी एक ऐसी छतरी जिसके नीचे जो है वो मुख्तलिफ ब्रांचेस आती हैं। मुख्तलिफ ब्रांचेस का जिक्र यहाँ पे किया गया है। अब इस ट्री की जो छोटी छोटी ब्रांचेस हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि इंग्लिश फॉर मेडिकल स्टूडेंट यानी कि नर्सिस या डॉक्टर्स के लिए जो होती है, इंग्लिश फॉर टेक्नीशियंस यानी कि मैकेनिक्स या इंजीनियर्स के लिए, इंग्लिश फॉर इकोनॉमिक्स यानी कि बिजनेस और इकोनॉमी के स्टूडेंट्स के लिए, इंग्लिश फॉर सेक्रेटरीज यानी कि ऑफिस वर्क करने वालों के लिए, इंग्लिश फॉर साइकोलॉजी यानी कि साइकोलॉजी पढ़ने वालों के लिए, इंग्लिश फॉर टीचिंग यानी कि टीचर्स के लिए। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमें ये आइडिया मिलता है कि ईएसपी जी हमारे पास एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और इसके अंदर मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं जो हर फील्ड के हिसाब से जो है वो अलग अलग इंग्लिश सिखाती है। उसके बाद आगे हमारे पास आते हैं तो लोअर लेवल शोज द टू कॉमन ब्रांचेस ऑफ ईएलटी। जब जो हम ईएसपी ट्री को देखते हैं तो उसकी जो हमारे पास लोअर लेवल पर दो बड़ी ब्रांचेस नजर आती है। पहले कौन सी? ईएपी यानी कि इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पस, ईवीपी इंग्लिश फॉर वोकेशनल पर्पस। ईएपी ये वो इंग्लिश है जो स्टडी और एकेडमिक वर्क के लिए चाहिए, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स, असाइनमेंट, रिसर्च, राइटिंग समझने के लिए। और ईवीपी क्या है? इसे हम लोग जो है वो ईओपी इंग्लिश फॉर ऑक्यूपेशनल पर्पस या हम लोग VESL यानी कि वोकेशनल इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज भी कहते हैं। ये वो इंग्लिश होती है जो हमारे पास जॉब या वर्क प्लेस पर यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल एक मैकेनिक्स को इंग्लिश चाहिए मैनुअल पढ़ने के लिए, एक नर्स को चाहिए पेशेंट के साथ जो है वो कम्युनिकेशन करने के लिए। लेकिन हमेशा याद रखें कि ये फ़र्क जो है हमेशा क्लियर कट नहीं होता। आज जो है वो लोग एक साथ स्टडी भी करते हैं और जॉब भी करती हैं, तो उन्हें दोनों तरह के जो है यानी एकेडमिक प्लस वोकेशनल इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लेवल डाउन का जिक्र किया गया है कि इससे जो है हमारे पास एक स्टेप नीचे आकर हम जो है ईएसपी कोर्स को लर्नर्स की स्पेसिफिक फील्ड के हिसाब से जो है वो डिवाइड करते हैं। आमतौर पर जो है वो तीन बड़ी कैटेगरीज होती हैं जहाँ पे EST, EBE, ESS। EST क्या है? इंग्लिश फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स या इंजीनियर्स के लिए होती है। EBE क्या होते हैं? इंग्लिश फॉर बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स यानी कि इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, ट्रेड, बिजनेस के स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स के लिए। ठीक है। ESS क्या है? इंग्लिश फॉर सोशल साइंस है। सोशल साइंस वाले स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी के लिए होती है। ये हमारे पास जनरल इंग्लिश से मुख्तलिफ है क्योंकि इसमें जो है वो स्पेशल वोकेबलरी और स्टाइल होता है। इसी लेवल पर जो है वो बिजनेस कम्युनिकेशन भी आता है। आगे क्या है? एज वी गो डाउन द ट्री वी सी दैट ESP इज जस्ट वन ब्रांच ऑफ ESL एंड EFL। इसमें क्या कह रहे हैं कि जब हम जो है वो ESP ट्री को नीचे से देखते हैं तो पता चलता है कि हमारे पास जो है वो ESP खुद एक ब्रांच है। ठीक है। ये ब्रांच आती है ESL और EFL के नीचे। ESL वो इंग्लिश जो किसी मुल्क में जो है वो सेकेंड लैंग्वेज की तरह यूज़ होती है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में जो है वो इंग्लिश जैसे इस्तेमाल होती है। EFL क्या है कि वो इंग्लिश जो हमारे पास फॉरेन लैंग्वेज की तरह पढ़ी जाती है, जैसे हमारे पास जापान या चाइना में। ठीक है। ये दोनों ESL या EFL मिलकर जो है वो इंग्लिश टीचिंग की बड़ी ब्रांच है जिसे हम लोग कहते हैं ELT यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। और ELT खुद एक जो है वैरायटी है लैंग्वेज टीचिंग की, क्योंकि दुनिया में और भी जो है वो लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं जैसे हमारे पास फ्रेंच, अरबिक, उर्दू वगैरह। उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास रूट्स का जिक्र किया गया है। रूट्स क्या है कि कोई भी ट्री अपनी जो है वो रूट्स के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। इस तरह जो है ESP ट्री की जड़ें हमारे पास कम्युनिकेशन है या लर्निंग है। कम्युनिकेशन यानी ज़बान को इस्तेमाल करके बातचीत करना, और लर्निंग है यानी ज़बान को सीखने का प्रोसेस। ये दोनों ESP को जो है वो नरिश करते हैं, मतलब ताकत और हमारे पास बुनियाद देते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो बेसिक इंपॉर्टेंट हमारे पास ESP टर्म्स बताई गई हैं। पहले क्या है? इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक बिजनेस पर्पस। ये बिजनेस के अंदर जो है किसी खास फील्ड के लिए इंग्लिश है, जैसे हमारे पास मार्केटिंग इंग्लिश या बैंकिंग इंग्लिश। उसके बाद नंबर 2 के EGBP इंग्लिश फॉर जनरल बिजनेस पर्पस। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास जो है वो अभी बिजनेस का ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मतलब हमारे पास प्री एक्सपीरियंस्ड लर्नर्स हैं। उसके बाद EMT इंग्लिश फॉर मेडिकल पर्पस, मेडिकल स्टूडेंट, नर्सिंग या डॉक्टर्स के लिए जो इंग्लिश होती है। उसके बाद EST इंग्लिश फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये क्या है कि साइंटिस्ट और इंजीनियर जो टेक्नोलॉजी जो स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश होती है। उसके बाद EBE इंग्लिश फॉर बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स यानी कि बिजनेस, ट्रेड, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स के लिए। ESS इंग्लिश फॉर सोशल साइंसेज यानी कि सोशल साइंसेज के लिए इंग्लिश, जैसे हमारे पास पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी होगी।
ERPP क्या है, इंग्लिश फॉर रिसर्च पब्लिकेशन पर्पस, यानी कि वो इंग्लिश जो हमें बस रिसर्च पेपर लिखने और पब्लिश करने के लिए चाहिए। उसके बाद EAP इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पस स्टडी और एकेडमिक नीड्स के लिए इंग्लिश। EGAP क्या है कि जनरल एकेडमिक इंग्लिश, जैसे हमारे पास लेक्चर कंप्रीहेंशन हो गया, नोट टेकिंग हो गया, ऐसे राइटिंग वगैरह। EGP हमारे पास क्या होता है, इंग्लिश फॉर जनरल पर्पस आम इंग्लिश जो सबके लिए जो है यूज़फुल है, कोई खास फील्ड नहीं है। उसके बाद EAL इंग्लिश एज अ एडिशनल लैंग्वेज, जब इंग्लिश किसी खास शख्स की जो है वो एक्स्ट्रा लैंग्वेज हो, यानी कि सेकंड या थर्ड लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल हो। ESAP इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक एकेडमिक पर्पस, किसी खास एकेडमिक फील्ड के लिए इंग्लिश, जैसे हमारे पास क्या है कि इंग्लिश फॉर इंजीनियरिंग या इंग्लिश फॉर लॉ स्टूडेंट्स। उसके बाद है EOP इंग्लिश फॉर ऑक्यूपेशनल पर्पस, वो इंग्लिश जो खास जॉब्स या ऑक्यूपेशंस के लिए चाहिए। EVP इंग्लिश फॉर वोकेशनल पर्पस, वो इंग्लिश जो खास जो है वो स्किल बेस्ड जॉब के लिए है, जैसे हमारे पास प्लम्बर या इलेक्ट्रीशियन वगैरह के लिए। 15वां क्या है कि VESL वोकेशनल इंग्लिश एज आ सेकेंड लैंग्वेज, वही वोकेशनल इंग्लिश लेकिन ख़ास तौर पर जो है उन लोगों के लिए जो हमारे पास जो है वो इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज के तौर पर सीख रहे हैं। ये हमारे पास थी कुछ टर्म्स। उसके बाद आगे चलते हैं तो नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या अप्रोच इज नॉट प्रोडक्ट। इसमें देखिए हैविंग लुक्ड एट ऑल दीज ब्रांचेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इन ESP ट्री, इसमें क्या बताया जा रहा है, जब हम लोग ESP ट्री देखते हैं तो लगता है कि हमारे पास बिजनेस कम्युनिकेशन भी बस एक ब्रांच है, लेकिन हकीकत ये है कि बिज़नेस कम्युनिकेशन को हम सिर्फ एक स्पेसिफिक लैंग्वेज वैरायटी नहीं कह सकते। मतलब ये कोई बिल्कुल नई इंग्लिश नहीं है जो बाकी इंग्लिश से अलग हो। नंबर 2, हम लोग कहते हैं कि ये बस हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट देता है, यानी हमारे पास बिज़नेस कम्युनिकेशन वही इंग्लिश यूज़ होती है जो आपको जो है आम इंग्लिश में भी मिलेगी, लेकिन इसे जो है बिज़नेस सिचुएशन जैसे नेगोटिएशंस, प्रेजेंटेशन, ईमेल, मीटिंग वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। हाँ, इसमें जो है वो कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं। डिस्टिंक्टिव क्या है कि हमारे पास जैसे पॉलिटिकल एक्सप्रेशंस हो गया, ठीक है, फॉर्मल टोन होगी, स्पेसिफिक वोकैबुलरी होगी, लेकिन ये सब कुछ है वो इंग्लिश के अंदर ही, कोई अलग लैंग्वेज नहीं है। उसके बाद हमारे पास नंबर 2 पॉइंट आता है, वो इसमें क्या कह रहे हैं बिज़नेस कम्युनिकेशन में। इसमें कहा जा रहा है कि स्टूडेंट्स हमेशा ये याद रखें कि बिज़नेस कम्युनिकेशन सिर्फ ये नहीं कि आप जो है बिज़नेस के स्पेशल वर्ड्स मसलन कॉन्ट्रैक्ट, क्लाइंट, प्रॉफिट याद कर लें, या सिर्फ जो है वो बिज़नेस स्टूडेंट्स को जो है वो बिज़नेस स्किल्स सिखा दीजिए। ये तो हमारे पास सरफेस लेवल है, यानी सिर्फ ऊपर ऊपर की चीज़ हमारे पास होती है। असल में जो बिज़नेस कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आपको पता हो कि कौन सा वर्ड या सेंटेंस किस सिचुएशन में यूज़ करना है। जैसे एग्जांपल दूँ कि अगर आप जो है वो अपने दोस्त को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे हे कैन यू सेंड मी द फाइल, लेकिन अगर आप बॉस को लिख रहे हैं तो आप कहेंगे कुड यू प्लीज़ सेंड मी द फाइल एट यू अर्लिएस्ट। दोनों में जो है वर्ड्स कुछ हद तक सेम है, लेकिन टोन जो है और फॉर्मेलिटी डिफरेंट है। उसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट आता है। इसमें क्या कह रहे हैं कि कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे पास बिज़नेस कम्युनिकेशन सिखाने के लिए अलग किस्म के मेथड या ख़ास तरीके होते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हमारे पास बिज़नेस कम्युनिकेशन टीचिंग जो है वो अपनी नौइयत में दूसरी लैंग्वेज टीचिंग से मुख्तलिफ नहीं है। मतलब ये कोई हमारे पास नई या अजीब किस्म की टीचिंग नहीं है। इसमें जो है हमारे पास फ़र्क सिर्फ कंटेंट में है, यानी कि जनरल इंग्लिश में जो है वो आप जो है वो आम लाइफ के टॉपिक्स पढ़ते हैं, जैसे स्कूल, फैमिली, हॉबीज़। उसके बाद क्या है कि बिज़नेस कम्युनिकेशन में आप जो है बिज़नेस वाले टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे ईमेल, मीटिंग, रिपोर्ट्स वगैरह। फिर हम कहेंगे कि लेकिन हमारे पास लर्निंग प्रोसेस यानी ज़बान सीखने का तरीका वही रहता है। आप जो है वो राइटिंग स्किल्स, रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग को जो है वो डेवलप करते हैं। आप प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी, ग्रामर वगैरह जो है वही तरीके से सीखते हैं जो हमारे पास जनरल इंग्लिश में यूज़ होते हैं। इसलिए जो है वो बिज़नेस कम्युनिकेशन के लिए कोई स्पेशल मेथडोलॉजी नहीं है, वही टीचिंग मेथड यूज़ होते हैं जो दूसरी इंग्लिश क्लास में यूज़ हैं होते हैं। मसलन हमारे पास ग्रुप डिस्कशन होगी, रोल प्ले हो गया, प्रेजेंटेशन होगी, राइटिंग टास्क वगैरह। उसके बाद अगला पैराग्राफ हमारे पास आता है बिजनेस कम्युनिकेशन हैज़ टू बी सीन एज अ पोस्ट नॉट अ प्रोडक्ट सीन्स बिजनेस कम्युनिकेशन। इसमें कह रहे हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन जो है वो कोई प्रोडक्ट नहीं है, मतलब ये नहीं कि ये कोई जो है वो अलग यानी कि सेपरेट लैंग्वेज है, ना ही ये कोई ख़ास जो है मेथडोलॉजी या ख़ास मटेरियल है। असल में जो बिजनेस कम्युनिकेशन एक अप्रोच है, यानी इंग्लिश को ऐसे सिखाना है जो लर्नर्स की नीड पर जो है वो बेस हो। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है फ्यूचर में बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आपको जो है वो ऐसी इंग्लिश सिखाई जाए जो मीटिंग, प्रेजेंटेशन, ईमेल के लिए यूज़ हो। अगला देखें तो एज़ फॉर द लर्नर्स नीड आर कंसर्न्ड, यहाँ पे हमें क्या कह रहे हैं कि जब जो है वो एक बिजनेस कम्युनिकेशन टीचर जो है अपने स्टूडेंट्स को इंग्लिश सिखाता है तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये होता है कि हमारे पास फॉरेन लैंग्वेज
मतलब ये लर्नर्स जो है वो फॉरेन लैंग्वेज क्यों सीखती हैं, ये लर्नर्स को जो है वो फॉरेन लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश क्यों सीखनी है। इनिशियल नीड हमारे पास क्या होता है कि पहले ये होता है कि आइडेंटिफाई किया जाता है कि लर्नर्स को जो है वो इंग्लिश की असल ज़रूरत क्या है। क्या इसे इंग्लिश चाहिए जॉब के लिए, या इसे जो है वो एकेडमिक स्टडीज़ के लिए चाहिए, या हमारे पास बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए इसको इंग्लिश सीखनी है। उसके बाद हम ये क्लियर करते हैं, जब हमारे पास ये इनिशियल नीड क्लियर हो जाती है तो फिर और सवाल उठते हैं कि लर्नर्स से रिलेटेड जो है वो उनकी एज क्या है, उनके बैकग्राउंड क्या है, उनकी प्रीवियस इंग्लिश लेवल कैसा है। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग क्या है, क्या वो इंग्लिश स्कूल्स में जो है वो सीखेंगे या वर्क प्लेस पर सीखेंगे, क्या वो फुल टाइम लर्नर्स हैं या पार्ट टाइम लर्नर्स हैं। उसके बाद हमारे पास नेचर क्या होगी कि उनको किस किस्म की इंग्लिश चाहिए, फॉर्मल इंग्लिश चाहिए, स्पोकन इंग्लिश फॉर मीटिंग चाहिए, ठीक है, राइटिंग स्किल्स फॉर रिपोर्ट और ईमेल चाहिए। उसके बाद हम लोग अगले पैराग्राफ में देखें, लास्ट हमारे पास पैराग्राफ आता है कि बिजनेस कम्युनिकेशन टीचिंग भी जो है वो बाकी ईएसपी टीचिंग की तरह एक अप्रोच है। मतलब ये है कि कंटेंट का जो फैसला है वो हमेशा इस बात पर डिपेंड करता है कि लर्नर्स को इंग्लिश क्यों सीखनी है। अब यहाँ पे दो स्कॉलर्स की जिक्र किया है कि ड्यूले इवेंट्स एंड जॉन 2000 के दोनों स्कॉलर्स कहते हैं कि हमारे पास ईएसपी जो हमेशा किसी डिसिप्लिन, स्पेसिफिक डिसिप्लिन जैसे हमारे पास लॉ, मेडिसिन या बिजनेस साइंस से जो है वो रिलेट होती है, और ये हमेशा जो है वो लर्नर्स की स्पेसिफिक नीड्स को पूरा करने के लिए डिज़ाइन की जाती है। इसी डेफिनेशन को जो है हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन पर भी अप्लाई करते हैं। ईएलटी ट्री हमें ये बताती है कि हर तरह की जो लैंग्वेज टीचिंग की रूट्स जो हैं वो दो चीज़ें हैं, एक कम्युनिकेशन होती है, दूसरा लर्निंग होती है। अब बिजनेस कम्युनिकेशन भी इन्हीं दो असूलों पर खड़ी है। बिजनेस कम्युनिकेशन कोई हमारे पास लैंग्वेज प्रोडक्ट नहीं है, यानी कि कोई अलग या नई ज़बान नहीं है, बल्कि ये हमारे पास ये एक अप्रोच है, ऐसा तरीकाकार जिसमें हर चीज़ जो है लर्नर्स की रीज़न फॉर लर्निंग पर जो है वो डिपेंड करती है। यानी कि लर्निंग की हमारे पास रीज़न क्या है, हम क्यों चीज़ को सीखना चाहते हैं, हम इंग्लिश को क्यों सीखना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास ENG 516 का लेक्चर नंबर 1। लेक्चर बहुत लेंथी हो गया था, लेकिन मैंने आपको कंप्लीट डिटेल के साथ हर एक पॉइंट जो है वो एक्सप्लेन करके समझाया, ताकि आपके माइंड में कोई क्वेश्चन बाकी ना रहे और आपके तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। आई होप सो आप लोगों को इस लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।